नेहा शर्मा। भक्ति और आस्था का लिबास ओढ़े रामपाल पर लगा है संगीन आरोप, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रामपाल पर ही यानी कि किसी बाबा पर इस तरह का गंभीर आरोप लगा हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुकी हैं और अब जनता कहने लग गई है ना बाबा ना। इस रिपोर्ट को देखिए। भक्ति का लिबास और आस्था का व्यापार, गरीब हो या अमीर, समाज में संत नाम की चीज काफी प्रसिद्ध है। यूं तो संत, साधु और बाबा समाज में व्याप्त बुराइयां दूर करने के लिए होते हैं, लेकिन वही बाबा जब भक्ति का लिबास ओढ़कर आस्था का व्यापार करने लगे तो समाज में फैले अंधविश्वास को आसानी से समझा जा सकता है। स्वयंभू संत रामपाल के रहस्य लोक से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे के नाम भी सामने आते जा रहे हैं। संत रामपाल की गिरफ्तारी के बाद आश्रम सर्च अभियान में कई ऐसे खुलासे हुए जिन्हें देख और सुनकर लोग हैरान हैं। खुद को भगवान बताने वाले रामपाल दास के आश्रम से शक्तिवर्धक गोलियां, हथियार, राइफल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, सीडियां, कैमरे सहित कई अन्य सामान भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, इस बाबा के संबंध तो माओवादी से भी जोड़े जा रहे हैं। पुलिसिया सूत्रों के मुताबिक माओवादी संगठन मुखिया सकलानी ने ही बाबा रामपाल समर्थकों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग दी, और ये ऐसा कोई पहला बाबा नहीं जिसकी हकीकत ऐसी हो। बात आसाराम बापू की हो या फिर स्वामी नित्यानंद की या फिर निर्मल बाबा, इस बिरादरी से जुड़े ऐसे कई लोग हैं जो आस्था के अर्थ को ही बदल देते हैं। बाबा नटवर लाल भी है तो बाबा राजनीति में ही करना जानते हैं। संत रामपाल पर पुलिस ने आखिरकार शिकंजा कस लिया है, लेकिन सवाल है कि एक संत को पकड़ लेने से बाकी संतों और बाबाओं पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि इन संतों और बाबाओं को राजनेताओं द्वारा पहले से ही संरक्षण हासिल होता है, जिस वजह से ऐसे मामले सामने आते हैं। बहरहाल, जहां एक और समाज को जागरूक करने की जरूरत है, तो वहीं गुमराह करने वाले ऐसे पाखंडी बाबाओं पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि आस्था की पवित्रता को कायम रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो भक्ति का व्यापार और आस्था का लिबास ओढ़े ये बाबाओं की जो असली तस्वीर है आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह से और कितने घिनौने अपराधों में ये लिप्त रहती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एक बाबा पर शिकंजा कसा गया हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब बाबा पर शिकंजा कसा गया, और अब ऐसे भी कई बाबा है जो कि सलाखों के पीछे हैं। आपको बताना चाहेंगे, रामपाल का ये सबसे बेहतर उदाहरण है। आपको यहाँ बता दें कि सतलोक आश्रम, जहां जो आम लोग हैं, वो जो अनुयायी है, वो माथा टेकने जाते थे, गुरु मानते थे, लेकिन क्या ऐसे इंसान को गुरु मानना चाहिए? और क्या एक संत अगर सलाखों के पीछे है तो क्या ये समस्या का अंत है? ऐसे कई सवाल यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। अब जनता ये कहने लग गई है ना बाबा ना, यानी कि बाबाओं से इतना खौफ अब जनता में आ गया है। और सवाल ये भी निकल के सामने आता है कि आखिर कब तक जो इस तरह के मामले हैं वो सामने आते रहेंगे? साधुओं, बाबाओं और भविष्य वक्ताओं के चंगुल से कब आजाद होगा देश? और आज समाज में संतों और बाबाओं का दौर इस कदर है कि कई संत और बाबा ऐसे हैं जिन पर कई धाराओं के तहत कई गंभीर आरोप जो है वो दर्ज है। स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद पर बलात्कार का केस है। आसाराम बापू भी जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है। राधे मां भी, उन पे भी कई आरोप लग गए हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आचार्य जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी आचार्य जी, कहाँ जाए आम जनता? आखिर किस तरह से करे संतों पर विश्वास? संत जिस तरह से आस्था और श्रद्धा का लिबास ओढ़े, इस तरह से संतों का असली चेहरा अब सामने आने लग गया है। कई संतों का जो कारनामा है वो उजागर हुआ है। आखिर जनता संतों पर विश्वास करे तो कैसे करे? बिल्कुल आपने सही कहा है कि कहा भी गया है कि पानी पीजिए छान करके और गुरु बनाइए जानकर। ठीक है, जब आप अपने किसी संत से मिलते हैं और उसको गुरु बनाने की सोचते हैं तो आप उसे पूरी तरह से परख लीजिए, कसौटी पर खड़ा कर लीजिए कि वो संत आपका गुरु बनने के योग्य है कि नहीं। उसके लिए उसका आप आध्यात्मिक बैकग्राउंड देखिए, उसका
आप देखिए कि वह व्यक्ति का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड क्या रहा है और व्यक्ति का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। इसके बाद आप देखिए कि वह जो संत हैं, जो आपके होने वाले गुरु हैं, उसके अंदर गुरुत्व कितना है, उनके अंदर संतति कितना है, सत्य कितना है, धर्म के ऊपर चलने की शक्ति कितनी है, पूरी तरह से परख लीजिए, तब आप गुरु बनाइए, तभी वो गुरु आपका ज्ञान दे सकता है। चलिए आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है रामकिरण सिंह जी, हाईकोर्ट के वकील है। रामकिरण सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। जी रामकिरण सिंह जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? नवकिरण सिंह जी, रामकिरण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से और किन किन धाराओं में ऐसे बाबाओं पर मामला दर्ज होता है जो कि जनता को गुमराह करते हैं और इस तरह के संगीन मामलों में वो लिप्त रहते हैं। जो हिंदुस्तान की जनता है वो अनपढ़ है जी, और वो ऐसे लोगों में भगवान देने की कोशिश करते हैं। अगर भगवान को प्राप्त करना हो तो आपको मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तो जब तक ये लोग समझते नहीं है तब तक ऐसे ढोंगी बाबे जो है वो जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए फोन लाइन पर। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन आचार्य जी, चलिए आपके पास भी आएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू जी सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत जी, किस तरह से इसे देखा जाए, क्या माना जाए कि एक संत के अंत से समस्या का अंत हो जाएगा? नवजोत जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? समस्या का अंत नहीं होगा क्योंकि समस्या छोटी नहीं, बहुत जी हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। और समस्या का अंत ऐसे नहीं होगा, ये समस्या छोटी नहीं बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक बाबा की बात नहीं है, यहाँ पर कई ऐसे हैं और उन पर अगर इंक्वायरी होती है तो फिर समझना होगा कि कैसे सबसे पहली बात है कि आखिर रोक कैसे लगे। इतने आर्म्स एंड एमुनेशन अंदर से मिले, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन और सरकार इससे पहले क्या कर रहा था? क्या वोट बैंक की राजनीति होती है, उसकी वजह से इन बाबाओं पर हाथ नहीं डाला जाता? हमारे साथ नवकिरण जो एडवोकेट है वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगी और हमारे साथ आचार्य जी भी हैं। सबसे पहले आचार्य जी से पूछना चाहती हूँ, आचार्य जी ऐसे बाबाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे रोक लगेगी इनकी एक्टिविटीज पर? शैलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल शैलेश जी, जी जी, कैसे रोक लगेगी इन बाबाओं की एक्टिविटीज पर? देखिए, ऐसे बाबाओं के ऊपर शुरू से एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए कानून है और कानून ऐसे बाबाओं को रोकते रही है। साथ साथ जनता को भी, जो जनता जनार्दन जो बाबाओं के ऐसे बाबाओं की चंगुल में पड़ जाती है उन। लेकिन आचार्य जी, कानून कहाँ रोक लगा पा रहा है? इन बाबाओं के पास हथियार बरामद होते हैं, उसके बाद इतनी लग्जूरियस जो गाड़ियां हैं वो बरामद होती हैं, इतनी अनलॉफुल एक्टिविटीज चलती हैं। कानून तो सीधा सरकार के हाथ में है। सरकार जब तक हरी झंडी नहीं दिखाती तब तक कानून कुछ नहीं करता। और सरकारें कोई भी आए, कोई भी नेता आए, जब वो सत्ता में आती है वो अपनी वोट बैंक की राजनीति करती है। तो संरक्षण तो सभी ना कहीं राजनीतिक भी इन बाबाओं को मिलता है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई भी बाबा इस तरह का फल फूल नहीं सकता है। इसमें राजनेताओं को भी ध्यान देना होगा कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में ना पड़े जो समाज के लिए अहितकारी होते हैं, जो समाज को गलत दिशा दिखाते हैं। ऐसे बाबाओं से निश्चित तौर पर राजनेताओं को भी बचना चाहिए और जब तक से कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक से कोई बाबा इस तरह का फल फूल नहीं सकता। राजनीतिक संरक्षण को रोकना होगा
राजनेताओं को ऐसे बाबाओं से आपने दूरी सही बनानी कहा, होगी। राजनीतिक संरक्षण मिलेगा। तो आपकी इस बात ने सवाल कहीं खड़े कर दिए हैं। अगर रामपाल ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया तो क्या वहां पर भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था? बिल्कुल और जो राजनीतिक डेरों संरक्षण पर मिला। नजर रखने की बात हाईकोर्ट करती है, और जो ऐसे और कई बाबा हैं जिन्होंने इतना अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ है, क्या उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? अगर वहां वोट मांगने के लिए नेता जाते हैं, फिर उनका धन्यवाद करने के लिए नेता जाते हैं, तो ऐसे बाबाओं पर अगर नकेल कसने की बात आएगी तो कैसे सरकार हरी झंडी देगी, कैसे पुलिस अपना काम करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। नवकिरण भी हमारे साथ एडवोकेट हैं जो जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। नवकिरण जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। नवकिरण जी, क्योंकि बात मैं राम रहीम के कंटेस्ट में कर रही हूं, उनके केसेस दो लगे हुए हैं, क्या देखते हैं आप? रामपाल पर तो शिकंजा कस गया क्योंकि कोर्ट ने काफी लताड़ा पुलिस प्रशासन को, लेकिन अब वहां उनके जो केसेस हैं उनका क्या स्टेटस है? अगर ऐसी नौबत वहां आ जाती है तो क्या होगा? क्योंकि कोर्ट में तो वो पिछले काफी समय से वो भी पेश नहीं हो रहे। सिक्योरिटी का एक वो जो हवाला देते हैं कि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स में कोर्ट में नहीं आ सकता। देखिए, जो अब उसके ऊपर गुरमीत राम रहीम के ऊपर रेप के केसेस पेंडिंग है, मर्डर के केसेस पेंडिंग है। अब हमने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया हुआ है जहाँ उन्होंने 166 लोगों को नपुंसक बना दिया है। तो ये लोग जो है ये कानून से ऊपर हो गए हैं। हाँ। और ये सारी बातें इसलिए आ रही हैं सामने क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वहाँ वोट मांगने जाती हैं और फिर शुक्रिया अदा करना चाहती है। अब कल को जब बात आएगी, अगर गुरमीत राम रहीम को सजा होती है, पहली बात तो वो अदालत आने को तैयार नहीं है, तो सजा उसकी गैर हाजिरी में सुनाई नहीं जा सकती। तो कल को उसको सजा हो जाती है तो क्या ये आदमी जो है जेल में जाने को तैयार होगा? इसके लोग फिर यहाँ पर आके दंगा फसाद करेंगे आगे पंचकुले में, और ना इसने जेल में जाना। लोग कहते हैं ये लोग जो है ये बाबा, इसको कोई अंदर नहीं कर सकता। तो ये सारी स्थिति जो पॉलिटिशियंस ने बनाई है, अब पॉलिटिशियंस को कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस पूरे बरवारा का जो कांड हुआ है उसके बाद तो सवाल कई खड़े हो गए। अगर एक बाबा को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, पूरी मशीनरी लग गई, सेंटर से भी फोर्सेस को बुलाना पड़ा, तो अगर ऐसे, और हाईकोर्ट ने कहा है कि बाकी जो डेरे हैं, जो आश्रम है, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए। क्या आपको लगता है कि उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकेगी, या फिर कानून के शिकंजे में ये बाबा कैसे आएंगे? नवकिरण, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं? देखिए, जब तक कोई स्पेशल कानून नहीं बनाया जाता, जो ऐसे बाबा हैं उनके ऊपर किस तरीके से, पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये धर्म निरपेक्ष देश है, तो किसी को भी हम रोक नहीं सकते कि ऐसे वो डेरे ना चलाए। पर जो डेरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है। पर कानून किसने बनाना है? कानून जो बनाने वाले हैं वो खुद जाके वोट मांगते हैं। हाँ। तो एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा होगी। अब आप देखिए, बीजेपी पावर में आई है तो उसने बाबा रामदेव को Z+ सिक्योरिटी दे दी है। अब रामदेव को Z+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? इसी हिसाब से डेरा सच्चा सौदा को कम से कम 200 पुलिस वाले हरियाणा पुलिस के दिए हुए हैं। ऐसे पंजाब में जो डेरे हैं सबको पुलिस वाले दिए हुए हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पैटर्नेज दी जा रही है, सिर्फ इस कारण भी ये हमारे वोट बैंक है, ये अल्टीमेटली बात खत्म कहाँ होगी? तो इसलिए लोगों को जागना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे नवकिरण ये भी जानना चाहूंगी कि उनके जो 2 केसेस हैं और उनका स्टेटस क्या है, कब है उसकी हियरिंग, अब फाइनल स्टेज पर है या नहीं है, क्या स्टेटस है राम रहीम के केसेस का? देखिए, उनके 2 केस पंचकुले चल रहे हैं, एक रेप का केस है और एक मर्डर का केस है। दोनों में जो एविडेंस खत्म हो चुका है, जो लोगों ने गवाहियां देनी थी उनके खिलाफ वो दे चुके हैं। अब बाबा के लोगों की बारी है कि अपनी सफाई की गवाही वो करा रहे हैं। पिछले 7-8 महीने से वो केस चल रहा है सफाई की गवाहियों पे। तो इस हिसाब से आने वाले 4-5 महीने में फैसला हो सकता है। और जो
जो अभी हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को चलिए बनी दिया रही। है इसी बीच बीजेपी से रमन हमारे पास हमारे जी बिल्कुल जी नवकिरण क्या कह रहे थे आप? 4-5 महीने में फैसला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और जो इंक्वायरी अब हरियाणा पुलिस ने कही है कि सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है, हम 166 लोग जो नपुंसक बनाए गए हैं उनकी इंक्वायरी हम करेंगे। अब उसमें हरियाणा पुलिस क्या निकालती है इससे भी ये साफ जाहिर होगा, क्योंकि जो लोग जाके वोटें मांगते हैं और वोटों का जाके शुक्रिया अदा करते हैं, क्या वो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ इंक्वायरी कर सकेंगे? चलिए इस बीच हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के बहुत बड़ा प्रदेश सवाल। प्रवक्ता हैं। बीजेपी से रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवजोत जी। नवकिरण जी कहाँ से हैं? थोड़ा सा अगर उनका परिचय दे दें तो ज्यादा रहे। रमन जी, जिस तरह से ये पूरा हिसार का मामला सामने आया उसमें सवाल कई खड़े हुए हैं। आपने ये पूरा डिस्कशन भी सुना। नवकिरण भी हमारे साथ चंडीगढ़ से एडवोकेट हैं जो जुड़े हुए हैं, जो पूरे राम रहीम के केसेस जिन्होंने उनके अगेंस्ट डाले हैं उनके केसेस को प्लीड कर रहे हैं। और हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है, फिर ऐसे बाबाओं का साम्राज्य खड़ा होता है, वोट बैंक की राजनीति होती है और उसी वजह से ये फिर बाबा अपनी लॉफुल एक्टिविटीज को शुरू कर देते हैं। आखिर इन सब पर रोक कैसे लगेगी? कानून तो वही करेगा जो और प्रशासन भी वही करेगा जो सरकार कहेगी। और अगर सरकार के नुमाइंदे ही आश्रमों में जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, तो फिर उम्मीद किससे की जा सकती है? रमन आपसे सवाल। देखिए, दो चीजें मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। एक, व्यक्तिगत फेथ को सरकार से ना मिलाया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज कि अगर आज के समय में हरियाणा के अंदर एक उम्मीद जगी है तो वो इसी से जगी है कि यहाँ अब सिर्फ न्याय का बोलबाला होगा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तिगत लाइकिंग का बोलबाला नहीं रहेगा। हमने एक चीज बड़ी स्पष्ट कह दी है, हर मामले में जो भी न्यायिक मामला है उसमें न्यायिक प्रक्रिया सर्वोत्तम रहेगी और न्यायिक तरीके से ही काम चलेगा। किसी की पर्सनल इंटरफेरेंस, किसी की पर्सनल कोई भी चीज लेकिन रमन किसी भी चीज कैसे में होगा? कैसे होगा? क्यों नहीं होगा नवजोत जी? डेरों में लोग नेता आपकी पार्टी के भी नेता। नवजोत जी जी मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आज के दिन में क्या किसी ने ये एक्सपेक्ट करा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्तियां बिना इंटरव्यू के हो जाएंगी? आज किसी ने एक्सपेक्ट करा था ये कि जिस प्रदेश के अंदर सिर्फ अपनी टूटी बुलवाने के लिए लोग डंडा चलवाने के लिए अपने लोगों को भर्ती करा? नहीं, आपको अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब भी सुनने चाहिए। की बात कर रहे हैं हम, उन बाबाओं की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण लेते हैं और फिर इस तरह से आम जनता। नवजोत जी, मैं जो बात आपने सवाल पूछा मेरे को उसका पूरा जवाब देने दीजिए। आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो इस बार बीजेपी को करना पड़ा। मैं किसी मुश्किल का सामना बीजेपी को नहीं करना पड़ा। बीजेपी ने जो भी करा बहुत सोच समझ के, धैर्य से, बिना किसी ज्यादा क्षति पहुंचाए हुए हमने काम करा है और सराहनीय काम करा है सरकार ने। मैं आपको जो चीज बोल रहा था कि आज तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्तियां बिना इंटरव्यू के भी हो सकती हैं, क्योंकि इंटरव्यू के बीच में सारे काम होते थे। मैं उसी तरीके से वही उदाहरण आपको ये दे रहा हूँ कि इस प्रदेश के अंदर स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ राज आ गया है और वो चलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही रमन जी, मेरा आपकी बात मान लेते हैं, मेरा वही सवाल है कि ये पॉलिटिकल विल के ऊपर बात होती है, लेकिन वही नेता जब डेरों में वोट मांगने जाते हैं, फिर उनका शुक्रिया अदा करने जाते हैं, अगर उन्हीं पर उन्हें शिकंजा कानून का कसना पड़े तो वो कैसे कसेंगे? ये एक सवाल है आपसे जिसका जवाब शायद मैं और हरियाणा की जनता जरूर जानना चाहेगी। से छोटा सा सवाल वापस पूछता हूँ और उसी में जवाब मिल जाएगा कि अगर आज के दिन में जो उसकी चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर आपके व्यक्तिगत परिवार में से कोई कुछ भी करता है तो क्या आप एक मीडिया की एडिटर होते हुए उसकी जिम्मेवार होंगी? नहीं होंगी। लेकिन जब आप मीडिया में बैठी होंगी तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगी। सवाल के जवाब में सवाल देकर आप उसके खिलाफ भी सवाल आप उठाएंगी या नहीं उठाएंगी? आप ये बताइए। आप मीडिया
मीडिया पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। नेता करते हैं मेरा तो और आपको आप बेबाक किस होके बोल रहा हूं। आप कौन से परिवार, मैं वही बेबाक परिवार होके के नवजोत मुखिया जी, आप आपकी एक पार्टी को बड़ी मार्गदर्शन देते हैं, वही पार्टी को दिशा देते हैं। आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। आप सब बात हम सुनने सब को कहते तैयार नहीं है हैं, आपकी नवजोत पार्टी जी। के नेता भी कहते हैं कि नवजोत ऐसे जी, बाबाओं आप पर बात रोक लगनी सुनने- चाहिए। आप कम मेरा से कम सिर्फ बात ये तो सवाल है सुनिए कि अगर नवजोत वही जी। नेता इनके पास वोट मांगने जाते हैं तो इनकी आप इतनी एक्टिविटीज पे वरिष्ठ रोक कैसे पत्रकार लगाएंगे? हैं, कम से कम बात तो सुनिए। बात सुनेंगी नहीं तो आप अगला सवाल कहाँ से मेरे से पूछेंगी? मैं सिर्फ कहिए ये रमन चीज जी, बोल रहा पूरा हूँ। मौका है आपको कहने का। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर में आपका एग्जाम्पल नहीं लेते, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा कोई भी परिवार का व्यक्ति कुछ भी चीज करता है, मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरा व्यक्तिगत जीवन है, एक मेरा सार्वजनिक जीवन है। चलिए मेरा रमन जी, व्यक्तिगत आपकी भी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ खजान सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। खजान सिंह जी, का मसला बड़ा गरमाया हुआ है। क्या आपको भी लगता है कि संतों और बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? जी जी, देखिए, ये तो आस्था की बात है। कोई किसी को मानता है, किसी की अगर किसी में किसी की आस्था है तो देश का अपना अलग तरीके की सोच है लोगों की। हर आदमी अपनी सोच, व्यक्तिगत सोच रखता खजान है। सिंह जी, बात यहाँ आस्था की नहीं हो रही है। आस्था के ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जब ऐसे बाबा निकलकर बाहर आते हैं, जो इतने, जहां से रामपाल की बात करें, इतना हथियारों का जखीरा मिला, क्या पुलिस और प्रशासन और सरकार आंखें बंद करके बैठी थी जब इतने हथियार अंदर जमा हो गए? देखिए, ये तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम, सरकारी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, सभी जिम्मेवार हैं इसके हाँ, लिए। तो व्यवस्था कौन बनाता है? सरकार बनाती है, तो सरकार जिम्मेदार है या नहीं है? देखिए, जनता भी जिम्मेवार है। जनता इक्वली उनको फॉलो करती है। जनता जिसके फॉलोअर हो जाते हैं, फिर वो अपनी दुकान जमा के बैठ जाते हैं। जनता फॉलो करती है। जनता ये तो नहीं कहती कि अंदर हथियार रखो। लॉ को मेंटेन करना किसका फर्ज है? सरकार का है कि नहीं है? अगर इतने अंदर हथियार वहां मिले हैं, इतनी अनलॉफुल एक्टिविटीज चल रही थी, तो क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं थी? क्या पुलिस के पास कोई खबर नहीं थी? क्या प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ था? वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। कौन लेगा जिम्मेदारी, मुझे ये बताइए। प्लीज लेट मी रिप्लाई। ये वहाँ का लोकल जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनकी ड्यूटी है। अब किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का एसपी है, एसएचओ है, वहाँ के डीसी है, उनकी ड्यूटी है भाई कोई भी वहाँ किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी, कोई भी अगर कोई आर्म्स रखता है और बगैर लाइसेंस के रखता है, तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सारी ड्यूटी उनकी होती है। वो उसकी पूरी तरह से देखभाल करे भाई कोई आदमी इलीगल, कोई अपनी इस तरीके के आर्म्स तो नहीं रखा हुआ है, कोई अपनी आर्मी तो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी स्टेट में हो रही हैं तो उस पर नजर रखी जाए, और अगर पुलिस सही से काम नहीं कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति बीच में आ जाती है, इसलिए इन बाबाओं पर पहले सख्ती से काम नहीं होता? इस बार कोर्ट का डंडा कुछ ज्यादा चला तो इसलिए मजबूरी में ये काम हो गया। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। वोट बैंक की राजनीति है और उससे जो है इस तरीके के हालात पैदा होते हैं। और ये माननीय कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन था। उन्होंने जो जिस तरीके से इस केस में कंपेल किया पॉलिटिकल लीडर्स को भी और सरकार को भी, और ये सबकी ड्यूटी थी। वहाँ अपोजिशन का एमपी है, वहाँ अपोजिशन का एमएलए है, वहाँ अपोजिशन वालों ने आवाज नहीं उठाई, कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो जब आवाज नहीं उठाती, जब तक किसी की कंप्लेंट नहीं होगी तो कोई भी एक्शन का कैसे लेगा? जब भी तो एक्शन लेगा जब कहीं किसी के खिलाफ कोई आवाज उठेगी। हाँ, तो आप खुद मानते हैं ना कि अपोजिशन के लोग हैं, आवाज नहीं उठाई, यानी वोट बैंक की राजनीति आप भी मानते हैं। रमन जी, खजान सिंह है कांग्रेस, ये खुद मानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं हावी हो जाती है, इसलिए ऐसे बाबाओं पर वक्त रहते रोक नहीं लगती। रमन जी, हेलो जी रमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। रमन जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ खजान सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि वोट बैंक की राजनीति हावी हो जाती है, लिहाजा समय रहते इन बाबाओं पर शिकंजा नहीं कसा जाता। देखिए, मैं खजान सिंह जी की सारी बातें सुन रहा था काफी हद तक। जहां उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेशन को बताया और जहां उन्होंने ये बताया कोई 1 महीने में बाबा ये जो रामपाल थे ये तैयार नहीं हुए हैं और ना ही कोई और चीज 1 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन हम बड़े सवाल पे अगर आए कि दो पहलू इस चीज के हैं। पहला पहलू है कि सरकार क्या संरक्षण दे रही थी या सरकार संरक्षण दे रही है। तो अपनी सरकार के बारे में एक प्रवक्ता होने के नाते मैं खुली दृष्टि से, खुले विचार से आपको ये बोल सकता हूं कि कोई हमारी सरकार किसी को भी जो गैर कानूनी काम करेगा उसको संरक्षण ना दे रही है ना देगी। न्याय सर्वोत्तम रहेगा और न्याय से ही पूरा प्रकरण चलेगा। ये जो जनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अधिकार जो है वो भी मिलेंगे, जो न्यायपालिका है जो उसके आदेश होंगे वो भी माने जाएंगे और वो फिर किसी पे भी हो, हमारे अपने घर वाले पे हो या बाहर वाले पे हो या किसी बाबा पे हो या किसी और समाज के व्यक्ति के ऊपर हो, कानून सबसे ऊपर रहेगा। पहली बात ये। दूसरी बात आ गई कि रमन जी, एक सवाल मेरा ये है कि हम इतना इंतजार क्यों करते हैं कि मामले कोर्ट तक पहुंचे जब ऐसी एक्टिविटीज देखिए सरकार की भी एक परिधि है। देखिए नवजोत जी थे हमारे साथ, एडवोकेट जुड़े हुए चंडीगढ़ से, शायद अभी भी हैं। उन्होंने ये कहा था कि 200 पुलिस वाले बाबा राम रहीम को सिक्योरिटी में दिए हुए हैं। उसका कारण क्या है? सवाल तो यहाँ कई खड़े होते हैं और कल को उनके कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? इसी तरह से हो पाएगी कार्रवाई? नवकिरण जी, क्या आप हैं हमारे साथ? देखिए, अब ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है ये कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ को ऊपर रखते हैं और हम ऐसे आदमियों को मदद नहीं करेंगे। तो आप वोट मांगने क्यों गए? आपके जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ये खुद कहा कि जो डेरे की वोटें हैं उसके कारण भी हम बने हैं, हमारी जीत का कारण वो भी है। इनके एमएलए कतार लगाकर उसको जाके कह रहे हैं डेरे में कि आपका बहुत शुक्रिया। ये सब क्या शो कर रहा है? ये रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने की बात नहीं हो रही, और क्या हो रही है? एक क्रिमिनल के पास आप वोटिंग मांगने जाते हो, फिर उसका थैंक यू करने जाते हो और साथ में कहते हो हम रूल ऑफ लॉ को ओबे करें। से जवाब लेते हैं रमन जी। मैच्योरिटी ऑफ थॉट और मैच्योरिटी ऑफ प्रोसेस है कि आप एक इशू को दूसरे इशू से अलग रखें। अगर आप सिर्फ अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए इशू को मिला के उसका एक मुद्दा बनाना चाहें 15 मिनट की फेम के लिए तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे पास एक चीज बहुत क्लियर है कि हमारा ये इशू अलग है, लेकिन गवर्नेंस में हमारा आई रिक्वेस्ट कि यहाँ महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर बहुत बहुत बड़े मुद्दे की बात हो रही है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ नवजोत जी। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी से सवाल पूछें तो उससे खुल के जवाब लेने की क्षमता भी रखें। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझें। जी बिल्कुल। और सुने भी। मैं आपको आज एक चीज बहुत क्लियर बोलता हूँ। एक पीछे गुड़गांव में एक या कहीं पे प्रकरण हुआ हरियाणा प्रदेश में कि कोई महिला अपने साथ कुछ कैश और कुछ बहुत हेवी मात्रा में ज्वेलरी लेके जा रही थी। तो अगर ऐसे समाज में कि जहाँ पे एक महिला अपना सामान और ज्वेलरी लेकर जा रही है तो उसको सावधानी बरतनी चाहिए और 50-100 रुपए के लिए इधर उधर नहीं देखना चाहिए। तो वो भी करा तो वो उसका भुगतान उस जनता का हुआ, उस व्यक्ति का हुआ। तो एंड में हुआ क्या कि बात आई रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा, लेकिन समझदारी किसने दिखाई अपनी, किसने बेवकूफी दिखाई? तो ऐसी चीजों को हमारे समाज को भी ग्रो करना चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए एक। और इसी तरह से ये बाबाओं का और दूसरों का प्रकरण है। डेरे में आस्था रखना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, आप रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिज्म से हटके, धर्म से हटके कोई भी अधार्मिक काम जो कि न्याय संगत नहीं है वो करता है तो उसका साथ सरकार नहीं देगी, ये स्पष्ट है। चाहे वो हमारे घर में से मेरा ही अपना कोई भाई बंद हो, मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा की मांग करूंगा। ये होता है न्याय के साथ राज्य में शासन देना। कुछ शासन की आदत पड़ गई है, शायद इसलिए आप लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि हम लोग एक अच्छे स्वच्छ मन से सरकार जो बनी है वो सेवा करने आई है।
चलिए रमन जी, पॉइंट टेकन, लेकिन बात फिर वही है और उस बात पर आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल शायद हर एक के जहन में कहीं ना कहीं सबको परेशान जरूर करेगा कि आखिर इन बाबाओं का साम्राज्य इतना बड़ा कैसे खड़ा हो जाता है, क्यों वक्त रहते इन पर रोक नहीं लगती, जब कोर्ट का डंडा चलता है तभी सरकार, प्रशासन और पुलिस हरकत में क्यों आते हैं, इतना हथियारों का जखीरा अंदर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तब इंटेलिजेंस हमारी कहां चले जाती है। सवाल यहां कई हैं और फिर वोट बैंक की राजनीति, कुछ नेता खुलकर इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति होती है, इसी वजह से कई बार कानून का शिकंजा वक्त रहते नहीं कसा जा सकता। सबको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी ऐसे मसलों पर बात करने की और एक स्टैंड लेने की जरूरत है। आखिर इन बाबाओं के चुंगल से कैसे निकलेंगे लोग, वो लोग जो आस्था के नाम पर इनके पीछे लग जाते हैं। लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ये सवाल हम आपके बीच में और हरियाणा की जनता के बीच में भी छोड़े जा रहे हैं कि आपको भी सोचने की जरूरत है कि आस्था के नाम पर कहीं कोई आपको गुमराह तो नहीं कर रहा। क्या आपको जागरूक होने की जरूरत नहीं है? क्या सोचने समझने की जरूरत तो नहीं है? सोचिए, शायद आज सोचना बेहद जरूरी है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सवाल नेहा आज भी बरकरार है कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहे इन बाबाओं को कैसे रोका जाए, ये एक सवाल बरकरार है। नेहा, बिल्कुल, तो आखिर कैसे इन बाबाओं की चुंगल में आने से जनता को रोका जाए, ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में सवाल कई है जिसको आज हमने टटोलने की कोशिश की और इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।